तो दोस्तों आज हम बात करेंगे इंजन परफॉर्मेंस पैरामीटर्स की। ऐसे कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इंजन की परफॉर्मेंस के लिए कि इंजन अच्छा परफॉर्म करे। और एंड नॉट ओनली इंजन्स, देयर आर सर्टेन पैरामीटर्स, सर्टेन फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द फेयर परफॉर्मेंस और द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ ए मशीन। तो इंजन के केस में हम देखते हैं कि वो कौन से पैरामीटर्स हैं, वो कौन से रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं, रिस्पॉन्सिबल चीज़ें हैं जो इंजन के परफॉर्मेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो इनमें से कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये जो फर्स्ट स्लाइड आप देख रहे हैं ये आपको बताएगा इंजन के अंदर एनर्जी फ्लो। इंजन में जो सिलेंडर में एनर्जी कहाँ से आती है? सिलेंडर में एनर्जी आती है जब हम फ्यूल को सक करते हैं, फ्यूल का सक्शन होता है इंजन सिलेंडर में, फिर कंबशन होता है। तो जो कंबस्ट गैसेस होती हैं, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर गैसेस होती हैं, वो इंजन को रन करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, तो फ्यूल से हमको 100% एनर्जी मिलती है। ठीक है, अब कुछ हमारी जो एनर्जी होती है वो लॉस हो जाती है। लॉस किस वजह से हो जाती है? एग्जॉस्ट की वजह से हो जाती है। एग्जॉस्ट पोर्ट, एग्जॉस्ट वाल्व में थोड़ा सा लॉस हो जाता है। कुछ कूलेंट में चला जाता है, कूलेंट कूलिंग के लिए ट्रांसफ़र हो जाती है। कुछ रेडिएशंस, इंजन वॉल के द्वारा रेडिएशंस लॉस होते हैं, उसमें हमारी एनर्जी का लॉस होता है। ऐसे लॉस हो जाते हैं। तो इस पर्टिकुलर लॉस के बाद में, जैसे हमारे एग्जॉस्ट कूलिंग या रेडिएशन लॉसेस के बाद में हमें जो एनर्जी मिलती है, बची हुई एनर्जी होती है, उसको हम बोलते हैं इंडिकेटेड पावर। मीन्स वो पावर ही होती है, एनर्जी क्या, वो पावर है। पावर इज़ द सॉर्ट ऑफ एनर्जी। तो ये वो पावर है, इंडिकेटेड पावर वो पावर होती है जो हमको एक्चुअली इंजन के अंदर मिलती है इंजन को ड्राइव करने के लिए। ठीक है, लेकिन अब क्योंकि हमारा पिस्टन टू एंड फ्रो मोशन करता है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है, तो कहीं ना कहीं फ्रिक्शन लॉसेस भी हमको देखने को मिलते हैं। तो फ्रिक्शन लॉसेस की वजह से भी हमारे कुछ एनर्जी का लॉसेस होता है, पावर का लॉस होता है। तो इंडिकेटेड पावर के बाद में जो फ्रिक्शन लॉसेस हो जाते हैं और फिर जो पावर हमको अपने व्हील पर मिलती है और फाइनल हमको जो है इंजन शाफ्ट पर मिलती है अपने व्हीकल को ड्राइव करने के लिए, उस पावर को हम लोग बोलते हैं ब्रेक पावर। ये ब्रेक पावर ही रिस्पॉन्सिबल है इंजन को मूव कराने के लिए। तो ये लॉसेस होते हैं कि 100% जब पावर डेवलप होती है तो उसमें से कुछ तो लॉसेस हो जाते हैं, रेडिएशन लॉसेस, एग्जॉस्ट लॉसेस, कूलिंग लॉसेस वगैरह। वो अब आपको लॉस होने के बाद में जो पावर मिली, दैट इज़ इंडिकेटेड पावर, वो हमको पिस्टन हेड पर मिलती है। इंडिकेटेड पावर जब वो पावर इंजन को पुश करती है टीडीसी से बीडीसी या बीडीसी से टीडीसी के लिए, तो जो फ्रिक्शन लॉसेस होते हैं उसकी वजह से भी हमारा थोड़ा सा पावर लॉस होता है। और फिर जो नेट पावर हमको इंजन शाफ्ट पर मिलती है जिससे हमारा व्हीकल मूव करता है, तो इसको हम बोलते हैं ब्रेक पावर। द डिफरेंस बिटवीन द टू। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में आपको देखने को मिलेगा, दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ इंडिकेटेड पावर। द टोटल पावर डेवलप्ड by the combustion of the fuel in the combustion chamber is called indicated power. It can be calculated as, आगे इसका कैलकुलेशन भी दिया हुआ है। तो इंडिकेटेड पावर क्या रहता है कि जब हमारा फ्यूल का कंबशन होता है तो जो पावर हमको मिलती है, जब हमारे फ्यूल का कंबशन के बाद में जो एग्जॉस्ट या जो हमारी कंबस्ट गैसेज होती हैं, वो जो पावर डेवलप करती है, पावर जनरेट करती है, वो पावर हमारे पिस्टन हेड को ट्रांसफ़र की जाती है ताकि वो इंजन शाफ्ट पर पावर ट्रांसमिट कर सके। तो इस पावर को हम लोग बोलते हैं इंडिकेटेड पावर। ठीक है जी, ये इंडिकेटेड पावर का फॉर्मूला हमको दिया हुआ है सेकंड नंबर पर। पावर प्रोड्यूस्ड इन द सिलेंडर, आप देखिए थर्ड नंबर पे आपको ये फॉर्मूला दिया है। आईपी से हम डिनोट करते हैं इंडिकेटेड पावर को, और इसका जो फॉर्मूला रहता है वो है आपका PIMEP। मीन्स ये इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर है। जो P है दैट इज़ द प्रेशर इनसाइड द सिलेंडर, इट इज़ कॉल्ड एज इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर। L इज़ द स्ट्रोक लेंथ
the length from TDC to BDC, stroke length. A is the area of the cylinder, pi by 4 d square, and n is the number of strokes. अगर आप और इसकी वैल्यू हो जाती है स्मॉल n इक्वल्स टू कैपिटल N बाई 2, तो कैपिटल N इज़ द RPM, ठीक है। अगर हमारा 2 स्ट्रोक इंजन है, अगर हमारा 2 स्ट्रोक इंजन के लिए हम इंडिकेटेड पावर कैलकुलेट कर रहे हैं तो स्मॉल n की जगह पे हम कैपिटल N की वैल्यू पुट करेंगे। तो हमको RPM दे रखे होंगे, मान लीजिए कि 1800 RPM दे रखे हैं हमें इंजन के, तो हम यहाँ स्मॉल n की जगह पे 1800 लिख देंगे। लेकिन अगर 4 स्ट्रोक इंजन हुआ तो हम स्मॉल n की जगह पर कैपिटल N बाई 2 कर देंगे। मान लीजिए कि अगर 4 स्ट्रोक इंजन है उसमें वो 1800 RPM पर रोटेट कर रहा है, तो क्रैंक का रोटेशन 1800 RPM अगर हुआ तो हम क्या करेंगे कि n की जगह पे 1800 बाई 2 कर देंगे इन केस ऑफ 4 स्ट्रोक, तो 900 हो जाएगा, ठीक है। ये आप खास ख्याल रखना। एंड k हमको बताता है कि नंबर ऑफ सिलेंडर्स कितने हैं। अगर सिंगल सिलेंडर इंजन है तो k की वैल्यू 1 हो जाएगी, 2 सिलेंडर इंजन है तो k की वैल्यू 2 हो जाएगी, 6 सिलेंडर इंजन है तो k की वैल्यू 6 हो जाएगी अपॉन 60 इंटू 1000 वाट। अगर आप इसको किलोवाट में कन्वर्ट कर देंगे पावर को, तो आप अपॉन में केवल 60 लिखेंगे, 1000 हटा देंगे, ठीक है। ये कैलकुलेशन तो एक जनरल कैलकुलेशन है। अब जब पावर आ गई तो हमको अगर इफ़िशियंसी निकालनी है तो इफ़िशियंसी का फॉर्मूला आप देखिए ऊपर लिखा हुआ है कि ये थर्मल इफ़िशियंसी है, इंडिकेटेड थर्मल इफ़िशियंसी है, ठीक है। इंडिकेटेड पावर, इट इज़ द रेशो ऑफ द इंडिकेटेड पावर टू द एनर्जी ऑफ द फ्यूल पर सेकेंड। इंडिकेटेड पावर हम लोग फाइंड कर लेंगे PMLANK अपॉन 60 से, और जो आपको एनर्जी ऑफ द फ्यूल पर सेकेंड निकालना है वो आपका होगा मास ऑफ द फ्यूल इंटू इट्स कैलोरीफिक वैल्यू, तो M इंटू CV, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल एंड मास ऑफ द फ्यूल सप्लाई। तो दिस विल बी द इंडिकेटेड पावर, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमको मिलेगा ब्रेक पावर। तो ब्रेक पावर एक्चुअली क्या रहता है कि जब इंडिकेटेड जो पावर होती है इसके भी जब लॉसेस हमको कंसीडर करने होते हैं, तो वो नेट पावर जो हमको इंजन शाफ्ट पर मिल रही है व्हीकल को रन कराने के लिए, मूव कराने के लिए, उस पावर को हम बोलते हैं ब्रेक पावर, ठीक है। 25 to 30% वेरी करती है ये पावर, इतना लॉसेस हो जाते हैं, ठीक है। पावर तो 100% जनरेट होती है क्योंकि 100% फ्यूल का कंबशन हुआ है, बट फिर भी कुछ लॉसेस हो जाते हैं, तो फिर हमको इंडिकेटेड पावर मिलती है पिस्टन हेड पर। एक्चुअली पिस्टन को कितनी पावर ट्रांसमिट हुई, ठीक है। अब पिस्टन से भी कुछ फ्रिक्शन लॉसेस हो गए, तो फाइनल जो पावर हमको इंजन शाफ्ट पर मिली है इंजन को मूव कराने के लिए, उसको हम बोलते हैं ब्रेक पावर। इट कैन बी डिफाइंड एज द पावर अवेलेबल एट एन इंजन्स आउटपुट शाफ्ट इज कॉल्ड इट्स ब्रेक पावर। इट इज़ द पावर which can be positively used against resistive force or braking force of the application for which engine is being used. It is calculated as, ठीक है। देखते हैं इसका कैलकुलेशन कैसे होता है। इसके कैलकुलेशन के लिए आपको इंडिकेटेड पावर निकालनी होगी, फाइंड करनी होगी। हमको मालूम है PBMEP इंटू L इंटू A इंटू N इंटू K अपॉन 60 इंटू 1000, बिल्कुल सेम है। ये ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर है, हमको दे रखा होगा, ठीक है। L लेंथ ऑफ द स्ट्रोक, TDC से BDC तक की लेंथ, A एरिया ऑफ द सिलेंडर पाई बाई 4 d स्क्वायर, स्मॉल n फॉर 2 स्ट्रोक replace it with the RPM given capital N, and for 4 stroke engine replace this small n with half of the capital N, that is half of the RPM given N by 2, and K are the number of cylinders available, either 1 2 4 6, okay. Then we will go further for the brake power formula, that is 2 pi NT अपॉन 60, ठीक है।
ये किलोवाट में, अगर आपने 1000 से भी डिवाइड कर दिया तो वाट में हो जाएगा। अब यहाँ 2 पाई n तो हमको समझ में आता है RPM, बट जो T है दैट इज़ टॉर्क। तो टॉर्क हमारा होता है फोर्स इनटू रेडियस ऑफ द क्रैंक। तो फोर्स, ये वो फोर्स है जो पिस्टन पिन पर अप्लाई हो रहा है, और वो डिस्टेंस, वो रेडियस जो क्रैंक शाफ्ट का रेडियस है, इसका मल्टीप्लिकेशन। तो फोर्स इनटू रेडियस, या तो हमको F और R दे रखा होगा, या फिर हमको सीधे टॉर्क की वैल्यू दी हुई होगी। ठीक है, तो 2 पाई NT अपॉन 60 इंटू 1000 वाट। अब अगर हमको ब्रेक थर्मल इफिशियंसी निकालना है तो आप पहला फॉर्मूला देखिए, सबसे टॉप पर क्या लिखा हुआ है कि ब्रेक पावर अपॉन एनर्जी ऑफ द फ्यूल पर सेकेंड, और एनर्जी सप्लाइड बाय द फ्यूल पर सेकेंड। तो ब्रेक पावर तो हम निकाल ही लेंगे 2 पाई NT अपॉन 60 से। अब हमको एनर्जी ऑफ द फ्यूल पर सेकेंड, मास ऑफ द फ्यूल दे रखा होगा, और कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल हमको दे रखी होगी, तो हम इसको फाइंड कर सकते हैं। ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी को भी निकाल सकते हैं। ये हमारी मैकेनिकल एफिशिएंसी होती है। इट इज़ द रेशियो ऑफ द ब्रेक पावर टू द इंडिकेटेड पावर। ब्रेक पावर 2 पाई NT अपॉन 60, इंडिकेटेड पावर PLANK अपॉन 60 हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एफिशिएंसी है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की जो यूनिट्स होगी वो सेम होगी, तो जो एफिशिएंसी है वो हमारी यूनिटलेस क्वांटिटी है। अब अगर हमको फ्रिक्शन पावर निकालना है तो फ्रिक्शन पावर का डायरेक्ट कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नहीं है, बट इसका रिलेशन है। वो रिलेशन कैसा है कि अगर हम इंडिकेटेड पावर से ब्रेक पावर को माइनस कर दें तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो फ्रिक्शन पावर की होगी। मींस क्या होगा कि मैंने आपको बताया था कि इंडिकेटेड पावर वो पावर है जो हमको पिस्टन पर मिलती है। ठीक है, जिससे पिस्टन TDC से BDC मूव करता है पावर स्ट्रोक के दौरान या एक्सपेंशन स्ट्रोक के दौरान, और वो पावर हमको यूटिलाइज हम लोग करते हैं अपने इंजन को रन कराने के लिए, अपने व्हीकल को रन कराने के लिए, या किसी और यूटिलिटी के लिए। ठीक है, तो इंडिकेटेड पावर जब हमारा पिस्टन TDC से BDC मूव करता है तो कुछ फ्रिक्शनल लॉसेस भी होते हैं बिटवीन द सिलेंडर वॉल एंड द पिस्टन। तो अब जो फ्रिक्शन लॉसेस को माइनस अगर हम कर दें इंडिकेटेड पावर से, तो जो पावर हमको मिलेगी वो पावर हमारी हो जाएगी ब्रेक पावर। तो इस तरीके से अगर हमको फ्रिक्शन पावर निकालनी है तो हम इंडिकेटेड पावर से ब्रेक पावर को माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमको फ्रिक्शन पावर मिल जाएगी। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का मतलब ये होता है कि कितना वॉल्यूम फ्यूल का सक किया गया या सक्शन हुआ, कितने वॉल्यूम फ्यूल का, ठीक है, इंजन सिलेंडर के अंदर, और एक्चुअल कितना वॉल्यूम अवेलेबल था। होता क्या है कि उसको हम बोलते हैं स्वेप्ट वॉल्यूम। जैसे आपने अगर इसमें आप फॉर्मूला पढ़ेंगे वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का, तो आपको देखने को मिलेगा कि एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द चार्ज सक्ड एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर प्रेशर पर, अपॉन स्वेप्ट वॉल्यूम। ठीक है, स्वेप्ट वॉल्यूम वो वॉल्यूम होता है जो हमको अवेलेबल होता है चार्ज की फिलिंग के लिए। मतलब TDC से BDC जितना वॉल्यूम है सिलेंडर के अंदर, हम उसको बोलते हैं स्वेप्ट वॉल्यूम। क्योंकि TDC से ऊपर इंजन हेड और TDC के बीच में जो थोड़ा सा स्पेस रहता है, वॉल्यूम रहता है, उसको हम बोलते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम। वो इसके इंजन के काम में आता है। तो स्वेप्ट वॉल्यूम को VS से डिनोट करते हैं हम, और क्लियरेंस वॉल्यूम को VC से करते हैं। अगर कोई आपसे पूछ ले कि टोटल वॉल्यूम अवेलेबल कितना है, तो टोटल वॉल्यूम का मतलब हो जाएगा स्वेप्ट वॉल्यूम प्लस क्लियरेंस वॉल्यूम, VS प्लस VC। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर हमको वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी निकालनी है कि हमारा इंजन की वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कितनी है, वो वॉल्यूमेट्रिकली एफिशिएंट कितना है, मीन्स ये है कि टोटल अवेलेबल वॉल्यूम में से एक बार सक्शन के दौरान कितना वॉल्यूम हमारा फ्यूल आ जाता है। ठीक है, तो इसको, इस रेशो को हम बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। तो यही फॉर्मूला दिया गया है या यही डेफिनेशन दी गई है। आप देखिए, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द चार्ज और एयर ड्रॉन इन ड्यूरिंग द सक्शन स्ट्रोक टू द स्वेप्ट वॉल्यूम ऑफ द पिस्टन। ठीक है, ये हमको इसमें ख्याल रखना है कि कितना वॉल्यूम हमारा सक हुआ और कितना वॉल्यूम एक्चुअली हमारे पास में अवेलेबल है। इसको हम बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा मीन इफेक्टिव प्रेशर। इसको मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ
मीन इफेक्टिव प्रेशर क्या होता है कि ये वो प्रेशर है जो कंबस्ट गैसेस के द्वारा पिस्टन हेड पर एक्सर्ट किया जाता है पिस्टन को टीडीसी से बीडीसी तक मूव कराने के लिए ड्यूरिंग द एक्सपेंशन स्ट्रोक और पावर स्ट्रोक। ये मीन इफेक्टिव प्रेशर MEP वही रहता है हमारा, ठीक है। इसको भी हम न्यूमेरिकल के दौरान फाइंड करना सीखेंगे। मीन स्पीड ऑफ द पिस्टन अमूमन नहीं पूछी जाती, लेकिन अगर फिर भी अगर ये पूछ लिया जाता है कभी तो हम इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं कि मीन जो वेलोसिटी ऑफ द पिस्टन है या स्पीड ऑफ द पिस्टन है VP = 2 × L × N, ट्वाइस ऑफ लेंथ ऑफ द स्ट्रोक एंड RPM, ठीक है, जो आपका 8 to 15 मीटर पर सेकंड करीबन होता है। स्पेसिफिक पावर इनपुट, तो स्पेसिफिक पावर इनपुट SPI से हम इसको लिखते हैं और ये होता है ब्रेक पावर, इट इज़ द रेशियो ऑफ द ब्रेक पावर टू द एरिया ऑफ द पिस्टन, ठीक है। तो ब्रेक पावर अपॉन एरिया ऑफ द पिस्टन आपको दे देगा स्पेसिफिक पावर इनपुट। स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन है यहाँ पर दे रखा है, लेकिन मैं फ्यूल कंजप्शन के लिए एक छोटा सा वीडियो और बनाऊंगा, उसमें मैं आपको फ्यूल कंजप्शन का डिटेल दे दूंगा। ये कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं आपके लिए, आप इसको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को आप देख सकते हैं, बहुत इजी हैं। ब्रेक पावर, इंडिकेटेड पावर के फॉर्मूला यूज़ करके हमको ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। आप इसको करके देखें, नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, मैं आपको इसके सॉल्व करने के लिए भी एक वीडियो बना दूंगा। तो ये जो इसमें आपको पहले पूछा गया है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन स्वेप्ट वॉल्यूम एंड क्लियरेंस वॉल्यूम ऑफ ए रेसिप्रोकेटिंग इंजन, डिफाइन कंप्रेशन रेशो। तो मैंने आपको बताया था कि स्वेप्ट वॉल्यूम क्या होता है, TDC से VDC जितने वॉल्यूम में हमारा पिस्टन मूव कर रहा है इसको बोलते हैं हम स्वेप्ट वॉल्यूम, और TDC से पिस्टन हेड के बीच में जो वॉल्यूम छोटा सा अवेलेबल होता है उसको हम बोलते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम। और स्वेप्ट वॉल्यूम प्लस क्लियरेंस वॉल्यूम मिलके हो जाता है टोटल वॉल्यूम ऑफ द और इनसाइड द सिलेंडर, ठीक है। कंप्रेशन रेशो क्या हो जाता है, टोटल वॉल्यूम अपॉन क्लियरेंस वॉल्यूम, VS + VC अपॉन VC, दिस इज़ द कंप्रेशन रेशो, ठीक है। अब आपकी जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उसका स्टेटमेंट दिया है, द इंजन ऑफ द फिएट कार हैज़ 4 सिलेंडर्स, नंबर ऑफ सिलेंडर कितने हो गए 4, ऑफ 68 mm बोर। बोर का जो डायमीटर है, बोर का मतलब ये आता है कि जो आपका इंजन सिलेंडर है उस सिलेंडर का जो डायमीटर है, इनर डायमीटर, दैट इज़ द बोर, टेक्निकली इसको बोर बोलते हैं। तो 68 mm बोर एंड 75 mm स्ट्रोक, TDC से BDC तक की जो लेंथ है कैपिटल L वो आपको दे दी है 75 mm, ठीक है। तो अब इसमें हम देखते हैं, द कॉम्प्रेशन रेशो इज़ 8, आपको V/VC आपको दे दिया है 8 कॉम्प्रेशन रेशो। डिटरमिन द क्यूबिक कैपेसिटी ऑफ द इंजन एंड द क्लियरेंस वॉल्यूम ऑफ ईच सिलेंडर। सेम होगा लेकिन फाइंड तो करना है। तो अब ये इसका सॉल्यूशन दे रखा है, आपको स्वेप्ट वॉल्यूम निकालना है, ठीक है, क्योंकि आपको क्लियरेंस रेशो दे रखा है तो आपको VS + VC/VC का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो आपने ये π/4 d² × L वॉल्यूम है, तो एरिया × L, π/4 d आपको दे रखा था 68 mm, तो 6.8 सेंटीमीटर में आपने चेंज कर दिया। 75 ये जो लेंथ ऑफ स्ट्रोक थी आपको 75 mm दे रखी थी, आपने इसको सेंटीमीटर में चेंज कर दिया तो 7.5 सेंटीमीटर की हो गई। जब आपने इसको कंप्लीट सॉल्व किया तो आपके पास में आ जाएगा 272.38 क्यूबिक सेंटीमीटर, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी स्वेप्ट वॉल्यूम की। इसी तरीके से आप जब क्यूबिक कैपेसिटी निकालेंगे वॉल्यूम की, तो टोटल स्वेप्ट वॉल्यूम ऑफ ऑल द सिलेंडर, तो आपको सारे सिलेंडर्स के टोटल स्वेप्ट वॉल्यूम निकालना है कि वो कितना फ्यूल इनटेक कर सकता है। तो आप 272.38 से 4 का मल्टीप्लाई कर दिए, क्योंकि ये नंबर ऑफ सिलेंडर 4 है, 4 सिलेंडर इंजन है हमारा, तो एक आंसर तो आपका ही आ जाएगा। कॉम्प्रेशन रेशो निकालना है तो स्मॉल r को हम जो है स्मॉल r से हम डिनोट करते हैं कॉम्प्रेशन रेशो को, तो V/VC का फॉर्मूला लग जाएगा, VS + VC/VC,
ठीक है। आप इसको थोड़ा सा, क्योंकि हमको आर की वैल्यू दे रखी है और क्लियरेंस वॉल्यूम निकालना है, तो हमको कॉम्प्रेशन रेशियो दे रखा है, हमने 8 लिखा, वीसी और अपॉन वीसी प्लस वीएस अपॉन वीसी किया, वीसी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो 1 प्लस वीएस अपॉन वीसी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम लोग पढ़ कर आए हैं मैथमेटिक्स में। तो वीएस अपॉन वीसी ये जो रेशो है इक्वल्स टू आर -1, 7 की वैल्यू आ जाएगी, तो वीएस अपॉन वीसी की वैल्यू 7 आ गई। ठीक है। अब क्योंकि हमारे पास में वीएस की वैल्यू दे रखी है, हमारे पास में हमने स्वेप्ट वॉल्यूम ऊपर निकाल रखा है अपना, तो स्वेप्ट वॉल्यूम हमको एक सिलेंडर का पता है, हमने इसको 272.38 अपॉन 7 किया, तो हमारे पास में क्लियरेंस वॉल्यूम आ गया एक सिलेंडर का। अगर हमको कंप्लीट बोला जाता तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते 4 से। ठीक है। तो स्टूडेंट इसी तरीके से हमारे पास में और भी न्यूमेरिकल्स इसमें हो सकते हैं। मुझको अभी इसमें ऐसा लग रहा है कि एक ही न्यूमेरिकल है क्या, ठीक है। अभी इसमें एक ही न्यूमेरिकल होगा, अगर और कोई होता है इसकी स्लाइड में तो मैं ऐड कर दूंगा उसको, आप इसको सॉल्व करके देखें। तो ये हमारे परफॉर्मेंस पैरामीटर्स थे इंजन के, आप इसको अच्छे से पढ़ें, इसके नोट्स बनाएं और इनके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच। अगले टॉपिक के साथ में, किसी नए टॉपिक के साथ में नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। स्टे ट्यून टू RJN एकेडमिक। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि जो नोटिफिकेशंस हैं वो आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाएं। धन्यवाद।